हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक बार आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। दोस्तों, हम आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। बीए फर्स्ट ईयर में एक दूसरा पेपर भी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इसके 4 यूनिट है और 4 यूनिट को हमने यूट्यूब पे अपलोड कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके यूनिट को देखना चाहता है वह इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक को देख सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूं और रिमाइंड भी कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं इसके कंटेंट्स की ओर कि इस यूनिट में क्या क्या सिलेबस है। तो डियर स्टूडेंट्स, का सिलेबस इस प्रकार से है। यूनिट 2 में पहला हमने पढ़ना है कि सिविल सर्विसेज इंडिया के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और उसका नेचर क्या है, रोल क्या है या रेशनल क्या है। उसके बाद है सिविल सर्विसेज जो इंडिया के अंदर है उसकी रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है, उसकी एजेंसीज कौन कौन सी है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर पढ़ना आपने, ठीक है। उसके बाद उसका फंक्शन पढ़ना है और इसके रोल पढ़ने हैं। फिर स्टेट में आ जाते हैं। स्टेट में भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन और रोल। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम पूरे इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं सिविल सर्विसेज टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आपने कैसे इंट्रोडक्शन दोगे, आप बताओगे कि हमारी सिविल सर्विसेज या हमारे गवर्नेंस सिस्टम में क्या है। एक पॉलिटिकल लीडर होता है जो पॉलिसीज को बनाता है, ठीक है, और डिसीजन लेता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर क्या होता है जो उनको लागू करता है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि जो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज का इंडिया में वो किसने स्टार्ट किया था। उस सिविल सर्विसेज की शुरुआत में बोलता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हुआ था। और उससे पहले जब सिविल सर्विसेज ब्रिटिश का टाइम था तो उस टाइम 2 प्रकार की सिविल सर्विसेज थी, एक थी कोवेनेंटेड और दूसरी अनकोवेनेंटेड, ठीक है। तो इसको आपने इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि कोवेनेंटेड में कौन से हायर क्लास के होते थे या लोअर क्लास के होते, इतना नहीं लिखना। आपने सिर्फ इतना ही लिखना कि 2 प्रकार की डिवीजन थी। फिर आपने लिखना कि अंग्रेजों के टाइम में रिप्लेस किया गया था इंपेरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज के साथ। फिर आप डायरेक्टली आ जाएंगे इसके मीनिंग की ओर। तो सिविल सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो सर्विसेज जो डिफरेंट होती है मिलिट्री से और जुडिशरी से, ठीक है, हेल्थ से, और इस प्रकार की सर्विसेज जो अलग हो इन सभी सर्विसेज, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिविल सर्विसेज, या बोलेंगे हिंदी में उसको नागरिक सेवाएं। उसके बाद हम चलते हैं सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में किस प्रकार से, उसको पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो सिविल सर्विसेज वो मेनली 3 टाइप्स की है, ठीक है। एक है ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि कॉमन है बोथ सेंटर और स्टेट के लिए, ठीक है, पहली। उसके बाद सेंट्रल सिविल सर्विसेज होती है। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज को कौन कंट्रोल करता है, उसमें ए बी सी डी मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की होती हैं उनके रैंक के हिसाब से। तो उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट के अंदर स्टेट सिविल सर्विसेज होती है, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको रिक्रूटमेंट करता है। तो ये 3 प्रकार की सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है या क्लासिफिकेशन है इंडिया के अंदर। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस हमने देखा होगा, ये हमने अभी तक पढ़ा भी, वी हैड 2 टाइप्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस हमारे पास 2 प्रकार की थी। एक थी इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस बोलते थे इसको, ठीक है, और दूसरी थी इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन पुलिस बोलते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, हमने इनको रीनेम्ड कर दिया दोनों को, और इंडियन सिविल सर्विसेज को बना दिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, और इंडियन पुलिस को बना दिया इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। और 1966 में हमने एक नई सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज को आगे बढ़ाने के लिए जो एक पावर दी हुई है कि नई सिविल सर्विसेज कौन क्रिएट कर सकता है, तो आर्टिकल 312 में एक पावर दी गई है हमारी राज्यसभा को कि वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो 1963 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था राज्यसभा द्वारा जिसमें बताया गया था कि हमने 3 और भी सिविल सर्विसेज की जरूरत है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की जरूरत है। पहला का नाम दिया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फिर उसके बाद इंडियन मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज, और उसके बाद इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन उसके इस सभी जितनी भी रिकमेंडेशन रेजोल्यूशन पास हुए थे उसमें से सिर्फ एक ही को फाइनल वैलिडिटी मिली या एक्सेप्टेंस मिली, वो थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो कि 1966 में क्रिएट किया गया। इसके अलावा जो वर्क्स करते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर, जो हमारे सिविल सर्वेंट है वो डेपुटेशन बेस पे करते हैं, मतलब कुछ समय के लिए करते हैं। जब वो उनका वो समय वो खत्म हो जाता है तो वो दोबारा अपने स्टेट में आ जाते हैं। तो इस पीरियड को बोलते हैं टेन्योर सिस्टम।
तो भारत के अंदर जो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो फादर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही सारा जो हमारा स्ट्रक्चर, जो मॉडर्न स्ट्रक्चर वो क्रिएट किया है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पे कमीशन के हिसाब से कि थर्ड पे कमीशन के हिसाब से हमारी जो सिविल सर्विसेज की डिवीजन कैसी है ऑल इंडिया के बाद अब सेंटर में कैसी है। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज इस प्रकार से, ये पहली है सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए जो गजटेड मानी जाती है, ठीक है, क्लास 1। उसके बाद सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप 2, ये भी गजटेड 1 होती है। और उसके बाद सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी जो क्लरिकल आ जाती हैं, और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप डी में जो 4th क्लास के एम्प्लॉयज होते हैं। तो इस टाइम हमारे पास जो सेंट्रल सर्विसेज है वो लगभग 59 सेंट्रल सर्विसेज है, जिसमें ग्रुप ए में जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पोस्ट सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, तो इतने प्रकार की सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज में इस टाइम प्रेजेंट में है हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की ओर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज 3 प्रकार की है हमारे पास, अभी 3 है सिर्फ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इसके कुछ कैटेगराइजेशन है। पहला कैटेगरी इसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो सबसे ऊपर होंगे वो सुपर स्केल वाले होंगे, फिर उसके बाद सीनियर स्केल वाले होंगे, और सबसे नीचे होंगे जूनियर स्केल वाले। अब देखते हैं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किस किस सर्विसेज को हैंडल करती है। तो IAS है उसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, IPS को करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटली हमारे जो स्टेट के अंदर ना, मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्टेट के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि करता है रिक्रूटमेंट करता है। तो 24 स्टेट के अंदर अपना कैडर है, मतलब जो स्टेट अपनी रिक्रूटमेंट खुद करता है तो उसको बोलेंगे उसके स्टेट के पास उसका अपना एक कैडर है। तो कितने स्टेट्स में है, कितने नहीं है, वो हम यहाँ पे बात करें तो अभी तक सिर्फ 24 स्टेट्स में ये स्टेट कैडर है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और बाकी में क्या है वो जॉइंटली है। तो उसके अलावा जॉइंटली कहाँ कहाँ पे है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, वो है आसाम और मेघालय का जॉइंट किया गया है, मणिपुर और त्रिपुरा का भी जॉइंट किया गया, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है इनका एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं AGMUT, ठीक है। बाकी जैसे आप अपनी स्टेट की बात करें तो हमारी हिमाचल का अपना है, पंजाब का अपना है, लेकिन जो मैंने यहाँ बताया इन सबका क्या किया है, जॉइंट बनाया है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल सर्विसेज, जो कंट्रोल और मैनेज की जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल सर्विसेज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा उन पे। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और या नेचर की कि हमारी सिविल सर्विसेज उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले जो है हमारे सिविल सर्विसेज का कैरेक्टरिस्टिक की हमारे सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हायरार्की है। हमने देखा कि डिवीजन बनाई है, और हर, जैसे हमने अभी बात की कि AIS में सुपर स्केल, जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, ये सारे स्केल क्यों बनाए हैं, तो ये स्केल आपको हायरार्की बताते हैं, आपको पदानुक्रम बनाते हैं, आपको पद बताते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला करैक्टर है। दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कौन से लोग किसकी कमांड या किसकी डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये सारा लिखा हुआ। तो जो आपका हेड होगा वहां पे बताया, जब आप हायरार्की क्रिएट करते हैं तो एक जो प्रिंसिपल है वाइस प्रिंसिपल को कमांड देगा, उसी प्रकार से उसके लोअर जो नीचे लोग आते हैं वो वैसे उनको कमांड देता है, तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद रैशनलिटी मतलब बराबरी या बिगेव पूर्ण, जो भी चीज हमने सिस्टम क्रिएट किया है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन या रूल रेगुलेशन के आधार पे करते हैं, तो यहाँ पे हमें अपने सिस्टम के अंदर एक रैशनलिटी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक हेड है, एक बॉस, उसके अंदर कितने लोग काम करेंगे, हायरार्की है तो कितने लोग काम करेंगे वो फिक्स्ड है, वो हमने बनाया हुआ अपने सिस्टम के अंदर, ताकि अगर ज्यादा लोग होंगे, आपका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, तो सही प्रकार से वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी है, विशेष लोगों को हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा है, जैसे हमने ऑल इंडिया सर्विसेज एक अलग प्रकार की विशेषता है, स्पेशलाइजेशन है उसमें। सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विस, उसके अंदर मेडिकल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, तो स्पेशलाइजेशन है, जैसे हमें नीड है उसी प्रकार से हमने उन लोगों को इसमें रखा हुआ है। उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं, उनकी फिक्स सैलरी है, उनका फिक्स टेन्योर है कि कितने समय के बाद उन्होंने रिटायर होना है। उसके बाद स्पेसिफिक प्लेस फॉर वर्क, जैसे हमने बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज होता है वो पहले डेपुटेशन या टेन्योर बेस पे काम करता है, उसके बाद वो अपने दोबारा अपने रिस्पेक्टिव स्टेट पे आता है, या सेंट्रल सिविल सर्विसेज वो कहाँ पे काम करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग काम करेंगे, तो स्पेस हमेशा स्पेसिफाइड है। तो उसके बाद नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो मेन चीज होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में। डिसिप्लिन मतलब रूल रेगुलेशन के साथ जब काम किया जाता है तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कौन से लोग किसके कहना सुनेंगे,
यूनिटी ऑफ कमांड या कौन किसको ऑर्डर देगा, और यूनिटी डायरेक्शन और कौन से लोग किससे डायरेक्शन लेंगे। तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन भी रहता ही है जब आपने हायरार्की को बनाई है, जब आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल बनाया है, तो जब आपने पोस्ट क्रिएट किए तो तब ये चीजें रहती है और ये हमारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, जैसे सिविल सर्विसेज में हमारा एक वो लॉ बनाया है, लॉ के अंतर्गत कि कोई भी जो सिविल सर्विसेज है या कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज से दूर रहेगा या न्यूट्रल रहेगा या किसी के साथ अपनी फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकता वो। तो ये एक विशेषता है हमारे सिस्टम के अंदर। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट स्टेट, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज को डिफरेंट स्टेट पे डेपुटेशन बेस पे जाते हैं, फिर दोबारा अपने रिस्पेक्टिव बेस में स्टेट में आते हैं, तो वो एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो वो उन चीज़ों को अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं। अगर कहीं किसी स्टेट में उसने कोई अच्छाई देखी हो तो उसको अपने स्टेट में लाने की कोशिश करता हो, कहीं पे अगर कुछ बुरा हो या बैड वर्किंग सिस्टम हो तो उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंसी, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में लोग एक सही तरीके से रिक्रूट किए जाते हैं और उनको काम करने के सही से फैसिलिटीज दी जाती है, सैलरी सही से है, फिक्स टेन्योर है, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, नए नए टारगेट्स रखे जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा ये एक तीव्रता रहती है, दक्षता रहती है काम करने की। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी की बात करें कि जैसे कि हमने जिस प्रकार के स्टेट कैडर बना दिए हैं और 24 स्टेट कैडर बनाए या ऑल इंडिया सर्विस बनाई है, तो जिस स्टेट के लिए जहां पर लागू होगा वो बिल्कुल इक्वली यूनिफॉर्म तरीके से लागू होगा। जो भी चीज़ होगी, चाहे आप सैलरी की बात करो, उसके टेन्योर की बात करो, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करो, हायरार्की कैसे क्रिएट करनी है या पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात करो, तो सारी चीज़ें यूनिफॉर्म तरीके से सब जगह लागू होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके रोल और रैशनल, तो ये भी मुझे लगता है सेम ही रहते हैं दोनों चीज़ें। थोड़ा सा डिस्कस करें, वही पॉइंट जो मैंने पहले बताई हुई भी यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला रोल और रैशनल की बात है कि ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी इन द कंट्री। इसका क्या रोल है? देखो सिविल सर्विसेज क्यों है, देखो जब हमारा पॉलिटिकल लीडर आता है तो पॉलिटिकल लीडर जो डिसीजन मेकर होता है उसको ये नहीं पता होता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि इसके लिए हमने एक स्पेशल लोग तैयार किए जाते हैं सिविल सर्विसेज, और जो काफी समय से 20, 30, 35 साल से जॉब में होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर तो कुछ समय के लिए ही आता है, 5 साल के लिए बाद चेंज हो गया तो फिर नया आ जाता है। तो एक कंट्री के अंदर एक गवर्नेंस सिस्टम में स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमने ये सिस्टम क्रिएट किया गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि पॉलिसी मेकर या डिसीजन मेकर हमारा पॉलिटिकल लीडर होता, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक दूसरा विभाग चाहिए या दूसरा लीडर चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर क्या करता है, हमारी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट रोल और रैशनल की बात करें तो जो पॉलिटिकल लीडर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर होता है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जब हर 5 साल के साथ अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो उसको न्यूट्रल होना जरूरी है। अगर किसी एक गवर्नमेंट के तरफ उसकी फेवरेटिज्म है, इंक्लिनेशन है, तो वो सही प्रकार से काम नहीं करेगा। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हायरार्की, तो एक रोल है इंपॉर्टेंट है कि हमने हर चीज का एक पद बना दिया ताकि हमें पता चले कि कौन किसको, यूनिटी ऑफ कमांड कैसे चले, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे चले, कौन से लोग किससे कमांड लें और किससे ना लें, तो ये सारी चीजें क्लियर है, और किसके पास कितने अथॉरिटी देनी है ये हमने हायरार्की के बेस पे किया। तो हायरार्की जब बनाते हो तो काम उसी प्रकार से विभाजन होता है, उसी प्रकार से आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन, तो देखो सिविल सर्विसेज है, इसका हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया है कि किस प्रकार से इसको फॉर्म करना है, किस प्रकार से इनको पावर्स देनी है। तो सब कुछ जो चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, तो ये सारी चीजें मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे मैंने आपकी बात की थी कि राज्यसभा को जो आर्टिकल 312 से पावर दी कि वो एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो, तो सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी दी गई है। उसके बाद 3 टियर जो स्ट्रक्चर है हमारा सिविल सर्विसेज का, ठीक है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, फिर बाद सेंट्रल सिविल सर्विसेज भी है, उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो ये सारा इसका रोल है, अलग अलग तरह के से बनाने का, क्लासिफिकेशन बनाने का ये फायदा है कि हमारे अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो कि सिस्टम को बेहतर बनाते जाते हैं। फिर लॉजिकल डिवीजन मतलब कोई कारण है, कोई तर्क है कि उस तर्क के आधार पे हमने जो ये 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया कि हमें ऑल इंडिया के लिए क्यों किस प्रकार के लोग चाहिए, स्टेट सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे ABCD बनाया तो उसमें भी विभिन्न प्रकार की क्लासिफिकेशन की है। तो हर, या स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्यों बनाया, तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक तर्क है, ऐसे नहीं कि विदाउट किसी थिंकिंग के, विदाउट मापे तोले हमने किसी चीज को बना दिया। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक रखा हुआ, एक रैशनल, एक डेलिबरेट डिसीजन है। उसके बाद प्रोफेशनल की बात करें तो हर वो इंसान जो किसी भी पद पे बैठा जाता है
वो एक उसका प्रोफेशनल होता है। जैसा फॉरेस्ट की बात है तो फॉरेस्ट फील्ड्स आता है। जैसा अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो लोग जिस फील्ड में लाए जाते हैं, या सेंट्रल सिविल सर्विसेज में कुछ लोग जो लाए जाते हैं, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंडियन रेलवे सर्विस है, तो पुलिस सर्विसेज है, तो वो उनकी प्रोफेशन के पेशे के हिसाब से जिसमें वो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है, तो वैसे उनको सिस्टम के अंदर लाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस और डिफरेंट स्टेट। तो मैंने बोला कि टेन्योर बेसिस या डेपुटेशन बेस पे हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज हर स्टेट में काम करते हैं, उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, तो उनको अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोल। कहने का अर्थ है कि जो अल्टीमेट कंट्रोल हमारे सिस्टम के अंदर है वो सेंटर के पास है, ठीक है, और उसके बाद इमीडिएट इन द हैंड ऑफ द स्टेट। कहने का अर्थ है कि कुछ चीजें जो मैंने बताया कि ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग होते हैं वो अलग अलग स्टेट में जाते हैं, काम तो स्टेट में करते हैं, ठीक है, उसका इमीडिएट कुछ भी चेंजेस करना, ट्रांसफर करना, वो सारी चीजें स्टेट के अंदर रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई उसको सर्विस से निकालना, उसकी पे को हाइक करना, उस सारी अलाउंसेस या उसमें किसी रिक्रूट में चेंजेस करना, वो सारा कंट्रोल अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर के पास रहता है। तो कह सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है या दोहरा पाने डुअल कंट्रोल है हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर। तो ये सारी रोल्स भी हैं, रैशनल भी है, या फीचर्स भी बोल सकते हैं कि हमारी सिविल सर्विसेज में पाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर एआईएस का, इसका नाम ऑल इंडिया सर्विसेज का या सेंट्रल सिविल सर्विसेज का, ये जिस प्रकार से उभर के आया है, तो इसके लिए बहुत सारी कमिटीज बनी थी, बहुत सारे कमीशंस बने थे जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, और उसके बाद अभी जो वर्तमान समय में हमारे पास जो सिस्टम है वो फॉर्म्ड हुआ है। तो इसके लिए बहुत सारी कमिटीज बनी थी, इसमें से खास ये मैकॉली कमेटी थी, इन्होंने अपनी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। उसके बाद कोठारी कमेटी, उसके बाद सतीश चंद्र कमेटी भी थी। तो इन सभी कमिटीज ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी थी हमारी सिविल सर्विसेज को सुधारने के लिए। जो करंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एआईएस का और सिविल सेंट्रल सिविल सर्विसेज का, उसको कंडक्ट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यूपीएससी भी बोलते हैं, और जिस एग्जाम से थ्रू ये आते हैं उस एग्जाम का नाम दिया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली बात आती है नेशनलिटी की, ठीक है। नेशनलिटी में फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के लिए क्या होना चाहिए, जो और इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए जो कैंडिडेट होना चाहिए वो मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, वही आ सकता है आईएएस में और आईपीएस में। फॉर अदर सर्विसेज के लिए क्या क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग्स होना चाहिए। जिसके बाद जो भी सर्विसेज बच जाती है, या तो भारत का सिटीजन होना चाहिए, या तो नेपाल का होना चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सर, कोई इंसान, एक पर्सन है जो कि इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन उसका इंडिया का ही है, और जो कि माइग्रेट हो गया है, अब माइग्रेट हो गया फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, कीनिया और जितने भी कंट्रीज दी, वहां से अगर वो इंडियन ओरिजिन होने के बाद वहां से माइग्रेट होके परमानेंटली सेटिंग, मतलब भारत में वो उसने सेटल होने के आधार से, इंटेंशन से अगर आया है, तो उसको भी वो इलिजिबल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ही और शी, चाहे लड़की या लड़का होगा, तो उसको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है, जिसको यूजीसी ने एफिलिएट किया हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है एज की। तो चाहे वो लड़की या शी हो, तो कैंडिडेट को मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 32 ईयर्स। ये है जनरल कैटेगरीज के लिए। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज के लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीएससी के लिए जो है वो है 35 ईयर्स। उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एसटी और एससी के लिए 37 ईयर्स। अब आप बात आती है कि कितने साल के बाद कि आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो, कितनी बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जनरल कैटेगरी के लिए 7 अटेम्प्ट्स है, ओपन ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, और एसटी और एससी कैटेगरी के लिए कोई अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं दी गई है। आप 37 ईयर्स तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर 21 साल के बाद अटेम्प्ट करते जाते हो तो तकरीबन 16 बार आप इस अटेम्प्ट को, एग्जाम को दे सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ओर। तो ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम जो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के द्वारा किए जाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो इसका पहला पेपर होता है जिसका नाम है प्रीलिमिनरी। 2011 के बाद ये चेंजेस जो आई हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो चेंजेस किया गया वो सी सेट लाया। सी सेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कम से कम आपको 33% मार्क्स लेने होंगे पासिंग के लिए।
33% लेने होंगे, तो इसको सिर्फ आप बोल सकते हैं सिर्फ इसको आपने पास करना है, तो इसके जो मेरिट के लिए आपके इसके मार्क्स जुड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद दूसरा पेपर आता है जीएस का, जनरल स्टडीज का, जो कि होगा 200 मार्क्स का, और जिसके बेस से ही आपकी जो प्रिलिमिनरी क्रैक करने की जो सिलेक्शन होगी। फिर जब आप प्री क्रैक कर लेते हो, उसके बाद आप दूसरे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है मेंस और डिस्क्रिप्टिव। तो पहले मैं बता दूं कि प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। आपने 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आप चुनते हो, तो उसके आधार पे ही आपकी जो स्कोर बनता है। लेकिन मेन और डिस्क्रिप्टिव में क्या करना होता है, आपने पेपर लिखने होते हैं। तो इसमें लगभग 9 पेपर हैं। तो पहला पेपर होगा लैंग्वेज का पेपर। तो 8 शेड्यूल में हमारी कुछ लैंग्वेजेस दी है, 22 लैंग्वेजेस दी है, उसमें से आप एक लैंग्वेज आपने चुननी है, ठीक है। और ये होगा आपका 300 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपका होगा इंग्लिश का, जो 10th स्टैंडर्ड का होगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा। उसके बाद ऐसे रेटिंग का करना अपने पेपर अटेम्प्ट, जो कि 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद सर आपका ऑप्शनल पेपर होता है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो उस ऑप्शनल पेपर जो आप लेते हो उसके 2 पेपर होंगे, ठीक है, और 250 मार्क्स के एक पेपर होगा। तो कलेक्टिवली दोनों हो जाएंगे 500 मार्क्स के। फिर उसके बाद जीएस में भी, फिर जैसे आपने प्री में देखा था वैसे मेंस में भी जीएस होगा, जनरल स्टडीज, उसके 4 पेपर होंगे और हर पेपर आपका 250 मार्क्स का होगा। तो टोटल आप ये 4 जीएस हो जाएंगे 1000 मार्क्स के, ठीक है। और इन सब का टोटल हो जाएगा आपका 1750। अब आप जब मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं, उसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट, जो कि होता है 275 मार्क्स का। तो ये टेस्ट भी मिनिमम क्वालिफाइंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी मेरिट बनेगी। मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स आप लेंगे उनकी मेरिट के आधार पे ही आपको जो पोस्ट दी जाएगी। तो अब ये मेंस और इंटरव्यू का जब मार्क्स को हम कलेक्ट करते हैं, तो ये टोटल बन जाता है 2025 मार्क्स, ठीक है। प्रिलिमिनरी से क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स आगे आपकी जो मतलब जो बोल सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा या कौन सी सर्विसेज मिलेगी, उसके लिए नहीं इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब हम बात करते हैं स्टेट के लिए। स्टेट जैसे हमारी एचएस की बात करें, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको कंडक्ट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें भी जिस प्रकार से सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है, या उसी प्रकार का पैटर्न हमने भी अपनाया है। तो सीसेट आया, पहला पेपर होगा सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसमें भी सेम रहेगा 33% क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके बाद जीएस रहेगा, जनरल स्टडीज, जो कि होगा 200 मार्क्स का। फिर मेन डिस्क्रिप्टिव पेपर में जाते हैं, तो एचएस में या स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन में सिर्फ 8 पेपर है, वहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 9 पेपर थे। पहला इंग्लिश का होगा, दूसरा हिंदी का होगा, ठीक है। जैसे आपने वहाँ देखा कि जो दूसरा पेपर 8 शेड्यूल में वहाँ बहुत सारे 22 लैंग्वेजेस थे, लेकिन हिमाचल में आपने हिंदी ही पढ़नी है दूसरा पेपर, ठीक है। यहाँ पे आ गया 200 नंबर का ऐसे। उसके बाद जीएस के वहाँ 4 थे, यहाँ 3 पेपर है और 200 मार्क्स का एक पेपर होगा, तो टोटल हो गया ये आपके 600 मार्क्स। फिर आप ऑप्शनल करोगे और ऑप्शनल 100 नंबर का होगा, और ये दोनों का कलेक्टिवली 200 का मार्क्स हो जाएंगे। और ये टोटल मार्क्स जो होंगे आपके मेंस में, ये होंगे 1000 मार्क्स। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे, जिसका नाम है इंटरव्यू, उसमें 150 मार्क्स होंगे, और ये टोटल हो जाएगा आपका 1150। तो आपकी मेरिट बनेगी इन 1150 मार्क्स में से, आधार से ही आपको जो भी पोस्ट वो दी जाएगी। स्टूडेंट, अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हमारे पास 2 प्रकार की एजेंसीज हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, जो भर्तियां करती हैं, ठीक है। तो सेंटर के लिए हमारे पास है सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट के लिए हमारे पास है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके अलावा एक और कमीशन भी होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी। ये उन स्टेट्स के लिए है जहां पे उनका अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ना होकर जॉइंट में किया जाता है 2 से अधिक स्टेटों के लिए। इसके अलावा जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो यहाँ पे आगे मैंने बताया कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डायरेक्टली क्रिएट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। लेकिन जो जेपीएससी होता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको क्रिएट किया जाता है विद द नीड ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। जब जो स्टेट है, स्टेट का लेजिस्लेटर रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट को कि हमारे लिए या अलग से ही एक जॉइंट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट किया जाए। तो आपने इस बात को याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन सर्व फॉर स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर किसी स्टेट में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं है तो वहां पे भी काम करता है, लेकिन उसके लिए गवर्नर को पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उसकी अप्रूवल देता है। अब
कुछ आर्टिकल हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जिनके अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रकार की पावर्स इनको दी जाती है, तो उनको आर्टिकल्स को आपने याद रखना है। ये जो भी एमसीक्यूज के आपके टेस्ट होंगे वहाँ पे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 315(1) और आर्टिकल 315(2) जो रिलेट करता है, 315(1) रिलेट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये कहता है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और यूनियन लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। और जहाँ पे एक दो से अधिक स्टेट अगर ज्वाइंट करके ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहती हैं तो आर्टिकल 315(2) के आधार पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 316 जिसमें अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो मेंबर्स की होती है इसके वो क्लासिफाइड की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 317 जहां पे इन मेंबर्स के इनका चेयरमैन के रिमूवल और सस्पेंशन कैसे किया जाएगा उसका विवरण दिया गया। आपने याद रखते जाने हैं सभी आर्टिकल्स को। उसके बाद आर्टिकल 318 है जिसमें पावर टू मेक रेगुलेशन ऑफ सर्विस कंडीशन। तो ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर है या उसका अध्यक्ष है उनको सर्विस का कंडीशन को कैसे चेंज किया जाए या कैसे रेगुलेट किया जाए, इसकी पावर किसको देनी है, तो इसमें इसका विवरण दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है सर आर्टिकल 319 जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग ऑफिस। अगर कोई सिविल सर्वेंट है वो जानबूझ के किसी पद पे है, उस पद के काबिल नहीं है या उसका टाइम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे उस चीज का विवरण दिया गया है कि वो उस पद पे नहीं बैठ सकता या उस पद पे काम नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोहिबिट कर दिया है उसको होल्ड करने से। उसके बाद है आर्टिकल 320 जिसमें फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया कि क्या क्या कार्य करेंगे। आर्टिकल 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कहने का कि जैसे इसकी पावर कैसी या फंक्शन कैसे एक्सटेंड होते हैं, जैसे कि ये यूनियन पब्लिक फंक्शन या सेंटर के फंक्शन करने के साथ जब स्टेट में काम करे या कहीं जॉइंटली काम करे तब वो कैसा करेगा, किस आधार पे करेगा, तो इसका विवरण यहाँ पे दिया गया इस आर्टिकल में। फिर इसके बाद आर्टिकल 322 है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एक्सपेंसेस वो कहाँ से दिए जाएंगे, उनकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, अलाउंसेस कहाँ से दिए जाएंगे, उसका विवरण इस आर्टिकल में किया गया। उसके बाद आर्टिकल 323 बोलता है कि जो रिपोर्ट देगा पब्लिक सर्विस कमीशन और किसको देगा ये उसका विवरण दिया गया है इस आर्टिकल में। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं और कई बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये इन दोनों का मिक्सअप ही मैंने एक स्लाइड बनाया है, तो आपने जैसे पूछा जाए उसी प्रकार से आपने लिखना है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और उसके साथ मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ एंड इट इज लेफ्ट टू द प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन। इस पूरे लाइन में मैंने बताया कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में 10, 15, 20 या कितने लोग होने चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। ये विद द नीड और विद द डिस्क्रिशन जो प्रेसिडेंट बोलेगा उसके हिसाब से ही होगा। तो यूजुअली अभी के टाइम में जो इसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है, कंपोजिशन मानी जाती है, उसमें 9 से 11 लोग होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इसका चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन को बता के 11 लोग होते हैं। और इनमें जो योग्यता की बात करें, जो 1/2 ऑफ द मेंबर, इसका अगर हाफ करें, 1/2 करें, तो इसमें वो लोग होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल का कोई जॉब की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, कोई ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए। कह सकते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। उसके बाद जो चेयरमैन होगा और मेंबर होंगे वो शैल होल्ड ऑफिस, कितने टाइम तक, कितने देर तक उस टेन्योर पे रहेंगे, ये रहेंगे सर 6 ईयर्स तक, या जब तक वो अपनी एज 65 ईयर्स पूरी ना कर लें। ठीक है, आपने याद रखना कि कई बार ऐसा हो सकता है कि 65 ईयर पूरा कर लिया और वहां पे जो टेन्योर 5 साल का हुआ है तब भी रिटायर हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि 6 साल पूरा हो गया लेकिन उसकी एज जो है वो 64 साल है, तो ऐसी स्थिति में भी वो रिटायर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको आते हैं एमसीक्यूज में। लेकिन अब हम बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेन्योर वो 6 साल का ही रहेगा लेकिन जो रिटायरमेंट एज हो जाएगी वो हो जाएगी 62 ईयर्स। तो इसको आपने ध्यान पे समझना है और याद रखना है। अब बात करते हैं चेयरमैन की। जो चेयरमैन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस का, वो एक बार जब वो रिटायर हो जाता है या 6 साल पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट हो, दोनों में उसको एम्प्लॉयमेंट, वो जॉब नहीं कर सकता दोबारा से। ठीक है, उसकी री रिक्रूटमेंट नहीं होती है। लेकिन इन केस ऑफ जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंबर था, मेंबर से चेयरमैन बन सकते हैं, या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन उसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। इसी प्रकार से जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो
चेयरमैन होता है वो या तो चेयरमैन बन सकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, या तो सीधे रिटायर हो जाएगा, दोबारा रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर है, वो उसका उसका चेयरमैन भी बन सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी बन सकता है, और उसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बन सकता है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पर। उसके बाद दे कैन लीव द जॉब बाय गिविंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देकर वो अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सैलरी और कंडीशन के बारे में। तो सैलरी कंडीशन और सर्विस कंडीशन जो डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उनका एंटायर जो एक्सपेंस है, जो भी खर्चा होता है, उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होता है, वो कहाँ से विड्रॉ किया जाता है, चार्ज किया जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब हम रिमूव किस बेस पे करता है, अगर चेयरमैन या मेंबर को रिमूव करना है तो क्या उसके लिए कारण होना चाहिए। जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए, या कहने का अर्थ है कि जो जिस पोस्ट पे वो बिठाए हैं वहां का दिवाला कर दें, दिवालिया कर दें, वो पूरा पैसा खर्च कर दें, तो ऐसी स्थिति में भी उस इंसान को, चेयरमैन को, मेंबर को निकाल दिया जाता है। इसके अलावा या वो एंगेज हो जाए आउटसाइड किसी और विभाग से और ड्यूटी या कुछ और काम करने लग पड़े, साथ में किसी और सर्विस को करने लग पड़े, तब भी उसको निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद अगर वो प्रेसिडेंट को या जब कमेटी को लगता है कि वो परफॉर्म करने लायक नहीं है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उसको अपनी जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब हम करते हैं फंक्शंस या रोल्स, क्या क्या रोल निभा रहे हैं हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो स्टेट का है या सेंटर का है। तो एक एक करके इनके पॉइंट्स को हम समझेंगे। पहला काम तो क्या करता है, ये कंडक्ट करते हैं एग्जाम्स को। ठीक है, चाहे वो AIS हो या सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो या यूटी में हो। तो पहला काम ये दोनों में से, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वो स्टेट में करता है, जॉइंट वाले की बात करें तो जॉइंट स्टेट के लिए काम करता है। तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करना इसका पहला काम होता है, मेन रोल। उसके बाद दूसरा रोल होता है टू असिस्ट करना स्टेट। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये स्टेट को असिस्ट करता है, उनके एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, उनके सिलेबस को लेकर, रिक्रूटमेंट सिस्टम को लेकर असिस्ट कर सकता है, उनको हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, किसको एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को करता है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो गवर्नर को एडवाइस कर सकता है किसी काम, जब कहीं भी प्रेसिडेंट को किसी जगह पे लगता है कि मुझे इस बारे में इनसे कंसल्ट करना, एडवाइस लेने की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में ये ऐसा काम करता है। उसके बाद है नेक्स्ट टू एक्ट एज ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो जहां पे स्टेट का अगर पब्लिक सर्विस कमीशन रिमूव कर दिया जाए या अबॉलिश कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जब अप्रूव करता है तो वहां पे ये अपने कार्य करता है। उसके बाद 5 है एडिशनल फंक्शन बाय पार्लियामेंट। तो कुछ पार्लियामेंट को पास पावर्स दी गई है कि जैसे कोई किसी स्टेट में जॉइंटली काम करवाना है या किसी स्टेट में कुछ और काम देना है, तो पार्लियामेंट उनको एडिशनल फंक्शन दे सकता है, अप्रूव कर सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो कुछ ऐसे फंक्शन जो प्रेसिडेंट के नाम से चलते हैं, कुछ पॉलिसी उसके नाम से चलते हैं, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एग्जीक्यूट कराने, इंप्लीमेंट कराने। इसके अलावा है परफॉर्म फंक्शन बाय द कॉर्पोरेशन। कहने का अर्थ है कि कॉर्पोरेशन मतलब कई जगहों पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जब आप ढंग से काम नहीं कर पाती है, उनको हेल्प की जरूरत होती है। तो कहने का अर्थ है कि सबसे सेंटर लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ये कॉर्पोरेशन या हेल्प देता है दूसरे स्टेट की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को, ताकि वो अपना सिलेबस और रिक्रूटमेंट सिस्टम हो उसको बेहतर कर सके, इम्प्रोवाइज कर सके। तो ये कॉर्पोरेशन के साथ चलता है सेंटर और स्टेट में। उसके बाद नेक्स्ट है इसका एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस किसको प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ पूरा टॉपिक फिर से खत्म हो चुका है, हमारा यूनिट सेकंड। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको नई नई वीडियोस के बारे में पता लगता रहे, और उसके लिए आपको प्रेस करना होगा बेल आइकन को। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट थर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के।